तो हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे इनपुट और आउटपुट क्यूड सिस्टम्स के बारे में, और हमने अल्टीमेटली इनपुट क्यूड सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें बताया था किस तरीके से कि उसकी थ्रूपुट या एक आउटपुट पोर्ट पे कितने नंबर ऑफ पैकेट्स पर स्लॉट जाएंगे, वो हमने निकाला था 0.53 के आसपास होना चाहिए था, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं जा सकते, 2 - √2, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सोचा था कि हम इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा था कि अगर हम लोग सैचुरेशन में पहुंच जाते हैं और हमारा अराइवल रेट या इनपुट में पैकेट आने की संभावना जो P है वो जैसे ही 0.88 को आसपास पहुंचती है, उस समय मेरे को जो कंटेंडिंग पैकेट्स हैं उनमें से एक को तो जाने देना चाहिए, वो जाएगा ही, बाकी को ड्रॉप कर देना चाहिए, जिससे कि पीछे के पैकेट आगे आ जाएंगे और उससे मेरे को ज़्यादा थ्रूपुट मिलेगी और वो थ्रूपुट 0.63 तक पहुंच सकती है, ठीक है। ये हमने मोटा मोटा पिछली बार देखा था, लेकिन क्या सवाल ये उठता है कि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्या मेरी परफॉर्मेंस इनपुट क्यूड सिस्टम्स की आउटपुट क्यूड सिस्टम के बराबर आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो एक ये सवाल खाली रह जाता है, ठीक है। तो पिछली बार जहाँ पर था तो उसमें एक तरीका हमने सुझाया था कि एक तो समस्या इसमें यह थी कि हम ये कैसे पता करेंगे इस समय P की वैल्यू क्या है, कि कब मेरे को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए, कब मेरे को फ्रंट वाले पैकेट जो कि आगे नहीं जा पा रहे हैं आउटपुट क्यू पे, ये इस इनपुट क्यूड सिस्टम की बात कर रहा हूँ जब स्पीड ऑफ फैक्टर 1 है, ये P की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो हम नहीं निकाल सकते हैं, कठिन होता है। तो ऑब्जर्व भी करेंगे तो हमें बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो जबकि P की वैल्यू हर समय के साथ बदलती जाएगी, तो हमें कोई बेटर स्ट्रेटजी चाहिए होगी। तो उस समय मैंने एक्चुअली बताया था कि हम एक स्विच में जो इनपुट है हमारे पास, इस इनपुट के अंदर यहाँ पर हर उसमें हम कुछ एक बफर नाम मान सकते हैं, मान लीजिए K बफर हर इनपुट में रहेंगे। इस K बफर में जब पैकेट आते हैं, जब तक ये बफर फुल नहीं होता जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही पैकेट फुल हो गया और जिस स्लॉट में यहाँ पैकेट आया उस स्लॉट में यहाँ से पैकेट गया नहीं, तो बफर में तो जगह नहीं है। उस समय चूँकि पैकेट इसलिए नहीं गया, कोई और भी पैकेट था जो जिसने इसकी जगह ले ली, वो भी किसी एक आउटपुट पोर्ट की तरफ को जाने की कोशिश कर रहा था और ये सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसको ड्रॉप कर देना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। जब तक बफर में जगह है जब तक कुछ ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं। जब बफर में जगह नहीं है और कोई नया पैकेट आता है और हम उसको बफर में नहीं रखते हैं, तो सबसे आगे वाले पैकेट को ड्रॉप कर दीजिए। इस वाले सिद्धांत को जब भी यूज़ करते हैं तो हमारा जो स्विच है, जो परफॉर्मेंस है, वो हमेशा इस तरीके से कुछ हो जाएगी। जब 0.53 के आसपास तक तो ये था, तो कुछ तो इसके आसपास यहाँ जाके सैचुरेशन की तरफ पहुँचेगी। 0.88 पे के बाद तो श्योरली एक्चुअली अब हम कुछ चेंज कर देंगे और जब तक ये 1 पर पहुँचेगी तो 0.63 के आसपास पहुँचना चाहिए था इसको, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम यहाँ सैचुरेशन में नहीं आएंगे, क्योंकि 0.8 हमें पता ही नहीं हम यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिखेगा और ये कुछ इस तरीके से पहुँचना चाहिए कर्व को, ठीक है। बनिस्बत की जो इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया था, तो ये नहीं होगा। ये ऊपर वाला जो कर्व है ये इसके थ्रूपुट को बताएगा कितना यहाँ पे हम थ्रूपुट अचीव कर पाते हैं। लेकिन अब भी हम 63% पैकेट ही हम सक्सेसफुली ट्रांसमिट कर पाएंगे, जबकि मेरे पास 100% कोई ना कोई पैकेट हमेशा अराइव हो रहा है, आ रहा है इनपुट क्यू में, तब 63%। इसका मतलब बाकी जो हमारे पास 37% मेरे पास लॉस होगा, ये लॉस हो जाएगा पैकेट्स, इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमें इसको बेहतर करना है, इसको कैसे किया जाए, तो इस पे आते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पिछली बार मैंने नहीं बताया था, तो हम एक जो इनपुट है उस पे पैकेट को आने देंगे। उसके बाद हम, अगर हमारे पास ये n पोर्ट हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम n क्यू बनाएंगे और इनको इस पे इनपुट पे कनेक्ट कर देंगे। ये हर इनपुट के लिए करेंगे हम लोग, तो हम लोग पैरेलल बफर बना रहे हैं, हर आउटपुट पोर्ट के लिए अलग से क्यू बना रहे हैं। तो इसमें
इस तरीके से नहीं है कि आगे वाला पैकेट अगर नहीं जा पाया तो पीछे वाले को नहीं भेज सकते हैं। ये वाला जो ब्लॉकिंग है ये ख़त्म हो जाती है इस केस में, ठीक है। और अब ये जो सारे क्यूज़ हैं इनकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग एक कंट्रोलर के ऊपर लेकर आएंगे, ठीक है। और कंट्रोलर अब उसको देखेगा कि मेरे को अधिकतम पैकेट आउटपुट पोर्ट पे पहुंचाने हैं कि हर स्लॉट के अंदर। तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका सीधा साधा ये हो सकता है कि हमको इस तरीके से चूज़ करना है कि हेड ऑफ द लाइन ब्लॉकिंग तो नहीं है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि हमने यहाँ पर जो पैकेट है कि यहाँ पर जो क्यूज़ थे, यहाँ पर हमने देखा कि सारे में यहाँ n 3 के लिए पैकेट नहीं है, n के लिए पैकेट हैं, यहाँ पे कुछ और पैकेट भी हैं। तो हमने n को यहाँ से लिया और यहाँ से हमने n आउटपुट पोर्ट पे भेज दिया। यहाँ पे जबकि कोई और पैकेट नहीं है तो इसको हम भेज ही नहीं पाएंगे, ठीक है। जबकि कायदे से क्या करना चाहिए था कि जिसमें सबसे कम क्यूज़, सबसे ज़्यादा क्यू खाली हैं, उसमें से पहले मेरे को भेजना चाहिए पैकेट, उसके बाद उसके अगले वाले को देखना चाहिए, उसके बाद उसके अगले वाले को देखना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करना चाहिए। और इसके अंदर भी जो सबसे पुराना पैकेट है, जो सबसे देरी से वहाँ पे स्टोर्ड है, उस पैकेट को पहले भेजना चाहिए। इन दोनों स्ट्रेटजी को कंबाइन करते ही हमारी थ्रूपुट काफ़ी बढ़ जाएगी। ऑलमोस्ट मेरे को आउटपुट क्यू के बराबर ही परफॉर्मेंस मिलेगी। मतलब हर इनपुट से हर आउटपुट के लिए पैकेट होना चाहिए। तो जब लो प्रोबेबिलिटी है, जब पैकेट अराइवल की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उस समय तो क्या होगा कि कुछ क्यू खाली भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है उस समय, तो अधिकतर को हम ले जा पाएंगे आउटपुट की तरफ, ठीक है। जनरली ये पोर्ट्स खाली होंगे और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत कम ब्लॉकिंग होगी। जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी आगे बढ़ेगी सारे क्यू हमारे फिलअप होंगे। तो हर बार मैं इस तरीके से चूज़ कर सकता हूँ कि मैं सारे n पैकेट ही हर स्लॉट में बाहर जाएं, तो मैं पूरी की पूरी 100% थ्रूपुट के आसपास पहुँच सकता हूँ। तो ये मेरे को, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि शेड्यूलिंग, ये शेड्यूलिंग कैसे की जाएगी, इसको मैक्सिमल मैचिंग एल्गोरिथम के थ्रू करना होगा। और इसमें सिंपल सा सिद्धांत है, जिसमें सबसे कम क्यू हैं उनके पैकेट्स को पहले भेजिए, उसमें उनमें से किसी क्यू को पिक करिए और उसको पहले शेड्यूल करिए, क्योंकि उसके बाद तो जिसमें ज़्यादा हैं उनमें से तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा जो कि किसी फ्री आउटपुट पोर्ट को रूट कर सकते हैं आप। और जब एक जैसी कंडीशन है तो उसमें सबसे पुराने पैकेट को सबसे पहले पिक करिए। तो इसमें अधिकतर आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए पैकेट ऐसा वैसे कभी होगा नहीं, लेकिन अगर भर भी जाता है तो बहुत ही छोटी संभावना होगी उस चीज़ की, बहुत ही कम होगी। अगर वैसा होता है तो सबसे हेड ऑफ द लाइन जो सबसे आगे पैकेट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, सबसे पुराना पैकेट होगा उसको, ठीक है। तो इस तरीके से हम थ्रूपुट को बढ़ा सकते हैं, बट इसमें डिले भी बढ़ेगा, क्योंकि कई पैकेट जबकि पहले आए हैं वो बाद में डिलीवर होंगे। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व डिसिप्लिन नहीं मेंटेन रह पाएगा। तो ये थोड़ा इसके अंदर एक कमी रहेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसमें सबसे पुराने पैकेट्स को पहले भेजेंगे और लेकिन उसके अंदर ब्लॉकिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, उसमें थ्रूपुट की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, बट डिले, थ्रूपुट कम होगा और डिले भी कम हो जाएगा, जो बेहतर चीज़ है। लेकिन थ्रूपुट कम होना बेहतर चीज़ नहीं है। तो या तो आप थ्रूपुट बढ़ा सकते हैं, लेकिन बदले में डिले थोड़ा बढ़ेगा, एवरेज डिले, या फिर आपका थ्रूपुट कम होगा तो उसके साथ डिले भी कम हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने पिछली बार डिस्कस नहीं की थी, तो मैंने उसको बताना था। तो अभी तक हमने एक क्रॉस बार की बात की थी। इसमें अब सबसे बड़ी समस्या ये है, ये जो शेड्यूलर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है जो एक एल्गोरिथम को इस्तेमाल करता है। अगर मैं यहाँ नंबर ऑफ पोर्ट बढ़ाते जाता हूँ, n की वैल्यू 4, 5, 6 तो ठीक है। अगर मैं हज़ारों में इसकी बात करने लगूँ तो क्या होगा, तो बड़े साइज़ का स्विच तो मैं नहीं बना पाऊँगा, तो छोटे छोटे स्विच बनाने पड़ेंगे हमें। तो छोटे स्विच से तो कई बार बड़े इंटरनेट में तो काम नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो इसके लिए फिर हमको स्विच को छोटे छोटे कई टुकड़े बनाने चाहिए और उनको जोड़ना चाहिए। और ये जो कंप्यूटर है, जो शेड्यूलर है या जो प्रोसेसर हम जिसको बोलते हैं, नेटवर्क प्रोसेसर, ये पूरे स्विच के लिए एक के बजाय हम कई प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं पैरेलली। तो इस पर्टिकुलर टाइप के नेटवर्क को जो हम जनरली कॉमनली यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बेनियन नेटवर्क।
ठीक है, इसमें क्या करना होगा, अब हम बनाएंगे छोटे छोटे स्विच। जैसे एक बहुत छोटा सा बनियान नेटवर्क मैं बना रहा हूँ। मैं अभी बनियान नेटवर्क की खूबियाँ आपको बताऊँगा। तो मैंने ये 2 बाई 2 के स्विच लिए हैं। ख़ास बात यह है हर 2 बाई 2 का स्विच इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि सेंट्रल कंट्रोलर नहीं है। एक जैसे पूरे स्विच के लिए एक मास्टर कंट्रोलर नहीं है। हम इस तरह छोटे छोटे स्विच लेंगे। सो यहाँ पे 2 बाई 2 के स्विच ले रहे हैं, 2 इनपुट और 2 आउटपुट पोर्ट सब में, ठीक है। अब इनसे मैं एक बड़ा स्विच बनाऊंगा। तो जैसे हमने पहले क्लॉस नेटवर्क बनाया था, बट वो सर्किट स्विचिंग के लिए था, पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबको यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोलर से कंट्रोल करता हूँ और सारे पैकेट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है, तब तो बहुत आसान है। तब मैं सारे स्विचेस को मैं क्लॉस नेटवर्क भी यूज़ कर सकता हूँ जो पुराने वाला था, जैसे हम सर्किट स्विच को यूज़ करते हैं। सर्किट स्विच में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जो सारे स्विचेस को कंट्रोल नियंत्रित करता है और उसके हिसाब से पाथ सेट करता है। तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अब वो करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि यहाँ प्रोसेसिंग लोड बढ़ जाएगा। सर्किट स्विचिंग के अंदर तो एक सर्किट आता है, कुछ समय तक रहता है, तो बट पैकेट तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे आएंगे। हर पैकेट के लिए मेरे को हर स्लॉट के अंदर कैलकुलेशन करके फिर रिकॉन्फ़िगरेशन करना होगा, तो प्रोसेसर पर लोड बहुत बढ़ जाएगा। तो हमें इसको हटाना है। तो इसका एक तरकीब जो है इस तरीके से है, इसको हम टैग स्विचिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अब मैं 3 स्टेज क्लॉस नेटवर्क जैसा नहीं बना सकता हूँ। अब मेरे को चाहिए एक विशेष प्रॉपर्टी जो इसके अंदर होनी चाहिए, वो ये कि किसी भी एक इनपुट से किसी भी एक आउटपुट के लिए एग्जैक्टली एक ही पाथ होना चाहिए, 2 पाथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। नहीं तो उन 2 पाथ के बीच में मेरे को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर मेरे को सेंट्रल कंट्रोलर एक चाहिए होगा, एक प्रोसेसर चाहिए होगा। वो मेरे को नहीं चाहिए, वो हम नहीं चाहते क्योंकि हम बड़ा स्विच नहीं बना पाएंगे अदरवाइज़। तो हम यहाँ पे हमारे पास इंटरफेस बोर्ड होते हैं जहाँ पे कोई भी सिग्नल आता है इनपुट के ऊपर, वो बताता है मेरे को कहाँ जाना है, किस आउटपुट पोर्ट पे जाना है, ठीक है। तो जब उसे मालूम है मेरे को किस आउटपुट पोर्ट पे जाना है, इसको तय करने के लिए नॉर्मली आउटपुट पोर्ट नहीं लिखा होता है पैकेट में। पैकेट में डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा होता है। जैसे आईपी पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होता है, यहाँ तो आईपी एड्रेस कहीं नहीं है, यहाँ तो पोर्ट नंबर है। सो नॉर्मली हम एक राउटिंग टेबल बनाते हैं। राउटिंग टेबल ये बताता है कि किन किन डेस्टिनेशन एड्रेसेस के लिए कौन से आउटपुट पोर्ट पे मेरे को पैकेट को भेजना है, ठीक है। सो डेस्टिनेशन एड्रेसेस और कौन से पोर्ट नंबर पे मेरे को पैकेट को रूट करना चाहिए। तो सारे नेटवर्क में जितने नोड्स हैं उन सब के एड्रेसेस को हम जितने पोर्ट हैं उतने हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं और इसमें लिखते हैं। इसको बोलते हैं राउटिंग टेबल। इसके लिए एक हम लोग प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया जाता है, मतलब एक छोटा प्रोग्राम जो कि बगल अपने नेबर वाले नोड्स के साथ बातचीत करता है, उससे वो डिस्कवर करता है और पता करता है कि ये राउटिंग टेबल क्या होगी। इसको राउटिंग एल्गोरिथम बोलते हैं, जो हर स्विच के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती है और एक सेंट्रल प्रोसेसर करता है उसको, ठीक है। तो अब सेंट्रल प्रोसेसर अभी भी रहेगा, उसका काम ये राउटिंग टेबल क्रिएट करना है। अब ये राउटिंग टेबल की कॉपी हर इंटरफेस बोर्ड के अंदर भेज दी जाएगी। जितने इंटरफेस बोर्ड हैं यहाँ पर 8 होंगे हमारे इस वाले स्विच में, ठीक है। इसमें इनपुट में पैकेट आएंगे। पैकेट आने के बाद उसके डेस्टिनेशन एड्रेस को देखकर हम यहाँ पर देखेंगे और पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। सो राउटिंग प्रोसेस का काम होता है राउटिंग टेबल क्रिएट करना, और जब पैकेट आता है उसको यहाँ देखकर पोर्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना, इसको बोलते हैं फॉरवर्डिंग। ये दूसरी चीज़ होती है। जब हमें पोर्ट नंबर पता चल गया तो अब हम इसके बाद यहाँ पर इसको टैग लगाएंगे जो कि यूज़ होगा, मतलब जो पैकेट आपको भेजना है उस पैकेट के आगे एक छोटा सा टैग डाल देंगे। टैग में कुछ डिजिटल बिट्स होंगे, जो बिट्स बताएंगे, जो बिट्स बीच में जो स्विचेस हैं ये उसको एनालाइज करेंगे। तो जब इस टैग किए हुए पैकेट को जब मैं यहाँ पे भेजता हूँ स्विच में, तो स्विच इस टैग को खाली पढ़ता है और टैग के आधार पर तय करता है वेदर कि उस पैकेट को या तो ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो जैसे 0 अगर लिख दिया मैंने यहाँ पे, जैसे 3 बिट का हो गया, ये 3 स्टेज हैं, तो B2, B1 और B0। तो ये टैग जो होगा 3 बिट्स का होगा, B2, B1 एंड B0।
तो B2 अगर 0 है तो ऊपर की तरफ को भेज देंगे, 1 है तो नीचे की तरफ को भेज देंगे। ये सारे स्विच में होगा, सारे स्विच में यही रूल है, ठीक है। जब वो अगले स्टेज में जाएगा वो B1 के बिट के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। B0 में फिर तीसरे स्टेज में डिसाइड करेगा और पैकेट एक आउटपुट पोर्ट पे पहुंच जाएगा। तो मैं खाली ये जो बिट है, ये जो भी वैल्यू मैं रखता हूँ वो डिसाइड करता है कि किसी इनपुट से किसी आउटपुट पे पैकेट पहुँचेगा, किस आउटपुट पे पहुँचेगा। अब सबसे अच्छी चीज़, हर स्विच का एक छोटा सेपरेट प्रोसेसर मैंने लगाया जो खाली इन बिट को देखता है और स्विच को लोकली ऑपरेट करता है। इसका सेंट्रल प्रोसेसर से कोई मतलब नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसर का काम खाली राउटिंग टेबल क्रिएट करना है। इंटरफेस बोर्ड के ऊपर जो प्रोसेसर है वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है राउटिंग टेबल देख के और टैग को डालता है। टैग देख के यहाँ पे स्विचिंग एक्शन होता है। जो स्विचेस क्रॉस और बार स्टेट में जाते हैं, कौन सा पैकेट ऊपर कौन सा नीचे, उसको हम स्विचिंग एक्शन कहते हैं। तो तीसरी चीज़ होती है स्विचिंग। इसके अंदर जो स्विचिंग की जाएगी हर स्विच में इंडिविजुअली, और ये जो वैल्यू डिसाइड करेगी पैकेट कौन से आउटपुट पे निकलेगा। यहाँ पे हर स्विच में एक छोटा प्रोसेसर है जो काम कर रहा है। अब मैंने जो हर पैकेट को पहले हम कैलकुलेट यहाँ पे कर रहे थे क्रॉस बार में प्रोसेसर के अंदर, वो ख़त्म कर दिया। अब खाली राउटिंग टेबल बनाना उसका काम रह गया है बस। तो हम बहुत बड़े साइज़ के स्विच को भी अब बना सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि अब हम ये जो बनियान नेटवर्क अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया है, ये कैसे बनेगा। तो बनियान नेटवर्क की एक खास बात होती है जो हमें लिखनी चाहिए कि किसी भी एक इनपुट से आप सारी आउटपुट को जा सकते हैं। आप सारी आउटपुट को पहुंच सकते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर इनपुट से और हर आउटपुट के बीच में एक ही पाथ होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये, दूसरी ये, ठीक। और ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाई होंगे हमारा स्विच बनियान नेटवर्क है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, खाली इनपुट्स यहाँ पर आएंगी, आउटपुट्स यहाँ पे आएंगी, बीच में कोई भी पोर्ट खाली नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट हैं जो कि होनी चाहिए। तो हम एक छोटा स्विच बनाते हैं, देखते हैं कि हम उसको कुछ कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम कौन से टैग को यूज़ करें जिससे कि वो सही आउटपुट पे पहुंच पाए। ठीक है, और तो एक सिंपल सा स्विच, जैसे हम इसी स्विच को हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ। तो ये 2x2 का स्विच मैंने बनाया। तो मैंने एक पैकेट को यहाँ पे भेजा, मेरे को सब जगह जाना है तो मैं एक दूसरे स्विच को भी यहाँ कवर करता हूँ। यहाँ से 2 और यहाँ से 2, एक को यहाँ भेजा, एक को यहाँ भेजा। तो मैं किसी भी इनपुट को, किसी भी इनपुट 1, 0 और 1 को किसी भी आउटपुट पे पहुँच सकता हूँ, किसी भी उससे। ऐसे ही अब मैं दूसरे वाले को जोड़ता हूँ, दूसरे वाले को हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों इनपुट से भी किसी भी आउटपुट पे पहुंच सकता हूं। कंडीशन, ये कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर रहा हूं, और एक ही पाथ है, और कोई पाथ है भी नहीं इसमें। ठीक है, दूसरी कंडीशन भी मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं। ठीक, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है एक विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर है, तो इसको मैं थोड़ा बदलूंगा अभी बाद में। इसी प्रकार हम दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे इन 2 में गए, यहाँ पे हमारे पास 4 आउटपुट आई, इन 4 से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और इसको मैंने इधर कनेक्ट कर दिया। तो हमारा एक बनियान नेटवर्क बन गया। ये एक बनियान नेटवर्क में फर्दर एक दूसरी कैटेगरी में भी आता है। तो इस बनियान नेटवर्क को हम थोड़ा टेढ़ा तिरछा भी कर सकते हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। तो
ये एक विशेष प्रकार का है। इसको पहले इसी को एनालाइज कर लेते हैं, फिर वापस आएंगे ऐसा क्यों होता है, कुछ और गड़बड़ भी क्यों हो सकती है इसके अंदर। तो मान लीजिए अब हमने यहाँ पर टैग डिसाइड किया 000, देखते हैं ये पैकेट कहाँ जाएगा। ठीक है, तो इस पैकेट को B2 पे हम पहले एनालाइज करेंगे। B2 मीन्स 0 है, तो ये पैकेट जाएगा ऊपर की तरफ को यहाँ से। ठीक, जब ये पैकेट यहाँ पहुँचेगा, अब अगला बिट होगा 0 तो यहाँ पे पहुँचेगा, तीसरा बिट होगा 0, ये यहाँ पे आ जाएगा। इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एक खास बात है, 000 के टैग से किसी भी इनपुट से आप डालेंगे वो हमेशा इसी आउटपुट पे आएगा। ये जबकि गारंटी नहीं होती है बनियान नेटवर्क में, बट इस पर्टिकुलर स्विच के अंदर ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए हमें 001 होता तो हमारा क्या होता, तो पैकेट यहाँ तक आता और यहाँ पे ये नीचे वाले पे आ जाता, ऊपर वाले पे नहीं जाता। ठीक है, तो नीचे वाला 001 हो जाता। कहीं और से अगर डालना चाहें वहाँ से डाल के देख लीजिए, आप यहाँ से डालते हैं, ये 0 पे पहला 0 जो है B2 की वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगा, दूसरे से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, हमेशा इधर ही आएगा। ठीक है, सो हम यहाँ टैग से इसको राउट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं टैग स्विचिंग भी कहते हैं इसको। सो इंटरनेट राउटर्स के लिए या स्विचेस के लिए, नेटवर्क लेयर स्विचेस के लिए इस टेक्निक को कोर में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ATM स्विचेस के लिए भी इसी टेक्निक को यूज़ किया जाता है, इसको बोलते थे टैग स्विचिंग। तो इससे हम बड़े बड़े साइज़ के स्विच बना सकते हैं जिसमें पूरी प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो लोकली राउटिंग टेबल देखना है, पोर्ट डिसाइड करना है और टैग को इंसर्ट करना है। बट इसमें एक ही समस्या है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक पैकेट यहाँ से आया, ये भी ऊपर ही जाना चाहता है और ये दोनों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उस केस में एक पैकेट को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बफर नहीं है, इन स्विचेस के अंदर बफर खाली इनपुट पे रखे हैं, तो पैकेट को ड्रॉप करना पड़ेगा कंटेंशन के केस में। एक पर्टिकुलर सिनारियो के अंदर ये पॉसिबल है, ये नहीं होगा। वो सिनारियो है कि अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसे बोलते हैं हम मैपिंग, कि जिसमें 8 कनेक्शंस, 8 पाथ, 8 पैकेट एक साथ पैरेलली चलते हैं और कभी भी ब्लॉकिंग नहीं होती है। तो एक सर्टेन कम्बिनेशन ही पॉसिबल होते हैं जिसमें ऐसा हो पाएगा। ठीक है, तो वो कम्बिनेशन हम निकाल सकते हैं, टोटल ऐसे कितने कम्बिनेशन पॉसिबल हैं अभी निकालेंगे उसको। तो लेकिन इससे पहले मैं एक दूसरे प्रकार का स्विच बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो स्विच है इसमें खास बात यह है कि आउटपुट पोर्ट का जो भी वैल्यू है, ये जो वैल्यूज़ हैं, इन्हीं को एज ए टैग आप जब कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए, पैकेट हमेशा इसी आउटपुट पोर्ट पे आ जाएगा। ठीक है, ये इस स्ट्रक्चर की वजह से होता है और इसको प्रूव करना भी आसान है इस पर्टिकुलर केस में। तो कि आप सबसे लास्ट वाले बिट को देखेंगे, चाहे आप कहीं भी ले लीजिए, यहाँ से आप देखते हैं 111 से, सो लास्ट वाला बिट हमेशा ट्रांजिशन इसको डिसाइड करेगा, चाहे किसी भी इनपुट पोर्ट से आ जाए, हमेशा इधर ही आएगा। इसके पीछे वाले में जाएंगे, वहाँ पर भी चूँकि 1 है तो नीचे वाला ही आपने डिसाइड किया, चाहे किसी भी इनपुट पोर्ट से आ जाए वो। ठीक है, ये नीचे ही आएगा इधर। और इसके पीछे जाएंगे, चूँकि 1 है तो वो भी इधर ही आएगा। तो ये एक तरीके से हम स्प्रेड आउट करते जा रहे हैं, डीमल्टीप्लेक्सड, ये मल्टीप्लेक्सर ट्री की तरह बन रहा है। एक्चुअली मल्टीप्लेक्सिंग नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये ट्री बन रहा है और ये सारे आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है, सारे आउटपुट पोर्ट 111 पे कन्वर्ज होते हैं। ठीक है, सो 111 किसी भी इनपुट पे डालेंगे यहाँ पर आएगा। लेकिन मैं एक दूसरा स्विच बनाता हूँ, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, बिकॉज इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन के लिए कंडीशन चाहिए, इसको बोलते हैं हम डेल्टा नेटवर्क। डेल्टा नेटवर्क का सेट, डेल्टा नेटवर्क बनियान का सबसेट है। ठीक है, डेल्टा नेटवर्क का एक दूसरा नाम है डिजिट कंट्रोल्ड राउटिंग नेटवर्क। तो इसका मतलब होता है डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क, ये जो टैग है ये आउटपुट पोर्ट का ही खाली फंक्शन है, इनपुट पोर्ट का फंक्शन नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है। और ये सबसेट होगा बनियान नेटवर्क का। जितने डेल्टा नेटवर्क होंगे वो सब बनियान नेटवर्क की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सारे बनियान नेटवर्क ज़रूरी नहीं कि वो डेल्टा नेटवर्क हों। ठीक है, तो डेल्टा नेटवर्क की कंडीशनिंग पे बाद में आते हैं, इससे पहले हम जाते हैं
एक स्विच बनाते हैं जिसमें हम बताएंगे कि वो डेल्टा नेटवर्क नहीं है लेकिन वो बनियान नेटवर्क है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमने फिर मैं 8x8 का ही ले रहा हूँ, 8x8 के अंदर ही मैं बनाऊँगा। ये चूँकि ड्रॉ करने में भी आसान होता है और समझने में भी आसान है, बट ये जो सिद्धांत हैं हर जगह एक्चुअली वैलिड है किसी भी स्विच साइज़ के लिए। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, यहाँ से लिया। मैं किसी भी आर्बिट्ररी तरीके से इसको बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, तो और इस प्रकार ये एक हमने स्विच बनाया। पहली चीज़ तो हमें चेक करना होगा ये बनियान नेटवर्क है कि नहीं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हर इनपुट से मैं हर आउटपुट पे कनेक्ट कर पाऊँ। अगर वो नहीं हो पाता है तो ये बनियान नेटवर्क नहीं है, तब ये पार्टीशन नेटवर्क है, जो कि हम कई तरीके से बना भी सकते हैं एक्चुअली। तो यहाँ से मान लीजिए हम इनपुट लेते हैं, क्या हम सब जगह जा सकते हैं, चेक करना होगा आपको। तो आप इधर जा सकते हैं और इधर जा सकते हैं, इधर से आप इन दोनों पे जा सकते हैं और इससे आप इन दोनों पे, तो आप सब जगह कनेक्ट कर सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। तो इस इनपुट से तो कर सकते हैं, हमें बाकी सारी इनपुट को भी चेक करना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम अगर दूसरी इनपुट को देखते हैं तो इसके लिए अगर सत्य है तो इसके लिए भी सत्य होगा, तो इसलिए दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस वाले को देख लेते हैं, इनमें से इन दोनों के एक के लिए भी ठीक होगा तो दूसरे के लिए भी ठीक है वो चीज़। तो दूसरे को देखते हैं, दूसरे से हम पहुँचेंगे, इस पे तो पहुँचे, फिर यहाँ से हम या तो यहाँ पहुँचेंगे या फिर हम यहाँ पहुँचेंगे। अगर यहाँ पहुँचते हैं तो हम यहाँ और यहाँ पहुँच सकते हैं, और यहाँ पहुँचे तो हम यहाँ और यहाँ पहुँच सकते हैं। हम सारे आउटपुट पे जा सकते हैं इन दोनों से भी, ये भी प्रूव हो गया। तो सो फार तो अभी तक तो बनियान नेटवर्क है। अब हम इस वाले को देखते हैं, इस वाले से हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से यहाँ और यहाँ पहुँच पाएंगे, यहाँ से इधर और इससे इधर, इससे भी हम सब जगह पहुँच पाते हैं। तो अब हम लास्ट वाले को दे, तो इससे भी पहुँच पाएंगे। तो इस वाले से देख लेते हैं, इस वाले से हम यहाँ और यहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ से हम इधर और इधर पहुँच पाएंगे, और इस वाले से हम इधर और इधर पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो इससे भी पहुँच जाते हैं, बनियान नेटवर्क है। और एग्जैक्टली एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है इसके बीच में, किसी भी इनपुट और आउटपुट पोर्ट के बीच में। लेकिन अब हमें देखना है कि अगर हम मान लीजिए 0 0 0 को इस्तेमाल करते हैं, क्या हम हमेशा सेम पोर्ट पे पहुंचते हैं जैसे हम पहले पहुंच रहे थे पहले वाले केस में। तो इसको करके देखते हैं कि हम ऐसा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो मान लीजिए आपने 0 0 0 यहाँ से लगाया, तो आप कहाँ पहुँचेंगे। तो मैं पहुँचता हूँ, तो मैं इस स्विच में इधर आऊँगा, फिर मैं इधर पहुँचूँगा, दूसरा 0, तीसरा 0, मैं यहाँ पर आऊँगा। अगर मैं ये दूसरे वाले से करता हूँ तो भी मैं यहीं पर ऊपर की तरफ चला जाऊँगा और उसी रास्ते आते हुए यहीं पे पहुँचूँगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे 0 0 का मतलब है आप इस वाले स्विच पे आएंगे, 0 का मतलब है आप इधर जाएंगे। अरे हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, हम उस वाले पे नहीं पहुँच रहे हैं जैसे कि पहले हो रहा था। तो यहाँ इनपुट पोर्ट भी डिसाइड करता है कि वो सेम टैग आपको किस आउटपुट पोर्ट पे ले जाएगा, या एक इनपुट से एक आउटपुट पे जाने के लिए टैग इनपुट और आउटपुट पोर्ट दोनों का फंक्शन है। यहाँ पर जो टैग है वो इनपुट और आउटपुट पोर्ट दोनों का फंक्शन होगा।
तो ये डेल्टा नेटवर्क तो नहीं है, ये डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क नहीं है। डिजिट कंट्रोल राउटिंग नेटवर्क में इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पर टैग खाली आउटपुट पोर्ट का फंक्शन होता है। आउटपुट पोर्ट की वैल्यू ना भी हो, लेकिन आउटपुट पोर्ट से ही खाली डिसाइड होता है, इनपुट पोर्ट से इंडिपेंडेंट होता है। किसी भी इनपुट पे डालेंगे सेम टैग, हमेशा सेम आउटपुट पोर्ट पे ही पहुंचेगा वो, जबकि यहाँ पर ये चीज़ सत्य नहीं होती। तो दिस इज बनियान बट नॉट डेल्टा। और यहाँ पर यह 100% डेल्टा नेटवर्क है, ठीक है। सो डेल्टा नेटवर्क कंट्रोल करना चूँकि आसान है, आउटपुट पोर्ट देखिए और टैग डालिए, आपको इनपुट पोर्ट के हिसाब से टैग की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, तो ये इसको ऑपरेट करना कहीं ज़्यादा आसान होता है। तो ये बनियान नेटवर्क है, लेकिन ये डेल्टा नहीं है, ठीक है। तो आप हर इनपुट पोर्ट के लिए 0 0 1 0 से क्या होता है आप उसको निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो हम चाहें तो लिख भी सकते हैं कि पोर्ट नंबर 0 और 1, इनके केस में क्या होगा, इनके केस में अगर इसको मैं 0 1 2 3 4 5 6 और 7 में लिख देता हूँ, तो 0 और 1 पे जब भी मैं टैग की वैल्यू 0 0 डालूंगा तो मैं पहुंचूंगा 0 पर, 0 0 1 डालूंगा तो मैं पहुंचूंगा 1 पर, अगर मैं 0 1 0 डालूंगा तो मैं पहुंचूंगा, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। तो 0 1 0 से हम ऊपर की तरफ को, फिर यहाँ से नीचे की तरफ को, और फिर ऊपर तो 4 या 5, तो 4 पे 5 पे, ठीक है। फिर हम 1 0 0 से ऐसे देख सकते हैं, 1 0 0 में नीचे की तरफ को आएगा पहले बिट से, फिर ये 0 ऊपर की तरफ को जाएगा, 1 0 0 में आपका आएगा 2, 1 0 1 में 3, 1 1 0 में 6 और 7, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 0 0 दूसरे वाले पे जाते हैं, इनपुट पोर्ट 2 और 3 के लिए, वहाँ पे जैसे आप 0 0 0 दे रहे हैं तो हम पहुँच रहे हैं 2 पर, ये भी हमने करके ही देखा था। 0 0 1 डालने पे हम 3 पे पहुँचेंगे, 0 1 0 डालने पर 4 पर पहुँचते हैं। तो इसको आप जज भी कर सकते हैं, 0 1 0 का मतलब होता है ऊपर, और उसके बाद 1 नीचे की तरफ को, और 0 तो 4 पे पहुँचते हैं, 4 और 5, ठीक है। और 1 0 0 के ऊपर हम पहुँचेंगे यहाँ पर 0 की तरफ, तो आप नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर 1 0 और 0। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये स्वैप कर गई हैं यहाँ पर, ये अदला बदली हो गई है इसके अंदर बस खाली, ठीक है। इस वजह से अब ये डेल्टा नेटवर्क नहीं रहा, ये हो जाएगा 6 और ये 1 1 1 पे 7, ठीक है। और ये 6 और 7 पोर्ट के लिए भी ट्रू होगा, और ये 4 और 5 के लिए भी ट्रू होगा, ठीक है। एक टेबल नहीं बनी कभी भी, ठीक है। अगर एक टेबल बन पाती है तो ये डेल्टा नेटवर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेल्टा नेटवर्क के लिए कंडीशन क्या होगी, हम ये जानना चाहेंगे जब यहाँ तक पहुँच गए तो हम। तो डेल्टा नेटवर्क के लिए सीधी सी बात है, हम इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है। तो हम वैसे ही वही 6 वाला 6 बनाते हैं और 8 बाई 8 का स्विच बनाते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये अगर 0 0 0 है तो लास्ट वाला बिट कुछ भी हो तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये इसका मतलब एक ये मान लीजिए यहाँ पर कनेक्टेड है और एक यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये अगला जो बिट है वो जो सेकंड वाला बिट है B1, B0 से तो यहाँ पे डिसीजन हो गया, B1 से इन दो पे डिसीजन होगा। तो इसका मतलब B1 जो है ये
किससे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनरली दो और स्विच से किसी से कनेक्ट होगा, ये उनके ऊपर वाले हिस्से से कनेक्ट होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़, ठीक है। क्योंकि 0 होने पे तो ये ऊपर की तरफ चला गया, B1 से, B0 से ऊपर की तरफ चला गया, इसको भी ऊपर की तरफ ही कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 से हमेशा ऊपर की तरफ जाएंगे। ये तीसरे 0 से इन दोनों स्विच में ही आए, ये गारंटी करने के लिए ऊपर वाले हिस्सों से ही कनेक्ट होने चाहिए। तो सिद्धांत ये है कि जब कोई भी स्विच है उसके दोनों इनपुट पोर्ट सेम लेवल 0 0 से कनेक्ट होने चाहिए, और इन दोनों स्विच के जो इनपुट्स हैं वो भी फिर 0 0 से ही कनेक्ट होने चाहिए इस स्विच में आने के लिए, ठीक है। मान लीजिए अगर हम देखते हैं 0 0 1, तो पहले वाले में ये क्योंकि 1 से नीचे आ जाएगा तो अगले वाला जो है 0 0 वाले हिस्से से कनेक्ट होना चाहिए, और इससे बात ठीक है। लेकिन हम मान लीजिए हम यहाँ से देखते हैं 1 1 1 को देख 1 1 0 को देख लेते हैं, या 1 1 1 को देखते हैं, तो पहले लास्ट वाले बिट से B0 से तो ये स्विच है, तो इसका मतलब पीछे किसी ऐसे स्विच से कनेक्ट होना चाहिए जो कि नीचे की तरफ को कनेक्टेड हो, ठीक है। तो नीचे की तरफ को कनेक्ट होने का मतलब है यहाँ पर या यहाँ पर, ऊपर वाले हिस्से से कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे 1 1 आएगा तो ये नीचे की तरफ को आ जाएगा और यहाँ रूट होगा। फिर उसके बाद अगले वाला भी 1 है, तो इसका मतलब ये बाकी सारे जितने 1 हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होने चाहिए इन दोनों से, तो ये यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए, ये किसी भी तरीके से कनेक्ट हो लेकिन कनेक्शन यहाँ पर ही होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा कि 1 1 1 डालने पे यहाँ पर आ जाए, या 1 1 0 डालने पे इस वाले पोर्ट पे आ जाए, ठीक है। ऐसे हम अगले स्विच के लिए भी कर सकते हैं, इसी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये चूँकि 1 1 1 और 0 0 0 दोनों एक्सट्रीम केस हैं, तो कहीं पे ऐसा भी लग सकता है कि हमेशा पीछे के स्विच भी सब एक ही से कनेक्ट होने चाहिए। ये सब ये नीचे था, ये नीचे था, तो ये भी सब नीचे हैं, ये दोनों ऊपर थे तो ये दो भी ऊपर, ऐसा नहीं है। ये दोनों ऊपर हैं, ये दोनों नीचे वालों से भी कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वो इन स्विच के लिए कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम जैसे देखते हैं 0 1 0, ठीक है। 0 होने पे ये ऊपर की तरफ जाता है, 1 होने पे नीचे, पीछे वाले में 1 वाली तरफ से कनेक्ट होना चाहिए, बॉटम की तरफ को कनेक्ट होने चाहिए, और उसके पीछे 0 वालों से कनेक्ट होने चाहिए। तो ये ऑलरेडी 0 वालों से कनेक्ट है पीछे वालों से, तो इसके बॉटम वालों को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन आएगी, तो यहाँ पे होगा 1 0 0 और 1 0 1, तो लास्ट बिट मैटर नहीं करता, ये दोनों ऊपर वाले से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन पीछे ये दोनों 1 वालों से कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि आप यहाँ पर जो दो स्विच हैं आप किसी भी तरीके से कर लीजिए, कंडीशन ये है कि दोनों इनपुट सेम लेवल से आनी चाहिए, और उन दोनों स्विचेस की जिनसे ये आ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों स्विचेस की इनपुट भी सेम लेवल से आनी चाहिए। वो 0 हो चाहे 1 हो ये मैटर नहीं करता है, सेम लेवल से आनी चाहिए। यहाँ से भी ये कंडीशन सेटिस्फाई, ये दोनों इनपुट सेम लेवल 1 1 से आ रही हैं, और इन दोनों स्विच की इनपुट्स सारे 0 से आ रही हैं। तो 0 है 1 है ये मैटर नहीं करता, बट सेम लेवल से आनी चाहिए। ऐसे ही आप अगले स्विच का देख सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे 0 0 से कनेक्टेड हैं, लेकिन इन दोनों की इनपुट सारी 1 से आ रही हैं। ऐसे चौथे की, सो ये खाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए डेल्टा नेटवर्क के लिए, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टोपोलॉजी बदल भी सकती है। टोपोलॉजी का मतलब अगर ये किस तरीके से प्लेस किए गए हैं, और यही खाली एक टोपोलॉजी नहीं है। तो ये एक्चुअली टोपोलॉजी आती है, इसको हम बोलते हैं बेस लाइन नेटवर्क, ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये आती है, डिराइव होती है बेंस नेटवर्क से। बेंस नेटवर्क अगर आप लोगों को याद होगा हमने पढ़ा था सर्किट स्विचिंग के अंदर, ठीक है। उसमें क्या होता था, उसमें 8 बाई 8 के लिए मेरे को 5 स्टेज चाहिए होती थी। ये रीअरेंजेबली नॉन ब्लॉकिंग नेटवर्क जब हमने बनाया था, ये तब हमने बेंस नेटवर्क 8 बाई 8 का बनता था। तो इसमें हाँ यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। ये हमारे पास हुआ बेंस नेटवर्क, ठीक है। तो
ये इस तरीके से बना हुआ था, अगर आपको याद होगा तो। और यहाँ पे हम इनपुट को भी कनेक्ट करते हैं ऐसे ही। अब अगर हम खाली इतने हिस्से को ले लें और इससे कंपेयर करें, ये दोनों एक जैसे हैं, तो खाली इतने हिस्से को हम बोलते हैं बेसलाइन नेटवर्क। ये बेस नेटवर्क का आधा हिस्सा है, बीच वाले को हमने लेफ्ट वाली तरफ को ले लिया है। इसी प्रकार से अगर हम इस हिस्से को ले लें, इसको बोलते हैं इनवर्स बेसलाइन नेटवर्क। इनवर्स बेसलाइन नेटवर्क भी डेल्टा नेटवर्क है, आप उसको भी कर सकते हैं। उसको एक्चुअली दिखाने का बहुत आसान सा तरीका है। इस वाले स्विच को, इन तारों को मत छेड़िए जो कनेक्शन है, इस स्विच को यहाँ पे ले आइए और इसको यहाँ पे ले जाइए, तो हमारे नेटवर्क का क्या होगा, ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा इनवर्स बेसलाइन नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। कनेक्शन हम यहीं से बनाएंगे, खाली जो हरे रंग से मैंने दिखाया है इसको हम स्वैप चेंज कर देंगे। तो अब इनपुट हमारी कैसी होनी चाहिए, ये इनपुट तो इधर आ जाएंगी, क्योंकि ये नीचे से, ये नीचे वाला स्विच ऊपर को आ गया है, ऐसे ये यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ये इस तरीके से बनेगा, अब ये इस तरीके से दिखने लगेगा। और ये कैसे दिखता है, ये बिल्कुल इस हरे वाले हिस्से की तरह दिखता है। ये इनवर्स बेसलाइन नेटवर्क है। तो मैंने टोपोलॉजी में कोई चेंज नहीं किया, दोनों टोपोलॉजी इक्विवेलेंट हैं, खाली नोड्स को या स्विचेस को आगे पीछे उनकी प्लेसमेंट चेंज कर दी है, उनकी जगह बदल दी है खाली। ठीक है, तो अब इसमें यह देखना होगा इसमें टोटल कितने प्रकार के कनेक्शंस बन सकते हैं, कितने पेयर पॉसिबल हैं। तो आप देखेंगे जैसे 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 7 से 7, क्या ये कनेक्शन पॉसिबल है इसके अंदर? ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिटरी मैपिंग, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे कनेक्शन हैं जो कि 8 के 8 इनपुट किसी 8 के 8 आउटपुट से कनेक्ट होते हैं, बट किसी न किसी से, ऐसे टोटल कम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, वो कम्बिनेशन निकाल सकते हैं, स्विच के क्रॉस और बार स्टेट से पता चलता है। हर स्विच या तो क्रॉस स्टेट में या बार स्टेट में है। टोटल मेरे पास 12 स्विच हैं, सो 2 की पावर 12, खाली इतने ही पॉसिबल पैटर्न्स इसके अंदर बनाए जा सकते हैं। जबकि क्रॉस बार जो होता है, क्रॉस बार n बाई n का जब लेते हैं, उसमें n फैक्टोरियल मैपिंग पॉसिबल होती हैं, इसमें 2 की पावर 12 ही पॉसिबल होती हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर log 2n n बाई 2, इतनी ही पॉसिबल है। और ये नंबर हमेशा n फैक्टोरियल से कम होता है। ठीक है, आप इसको इंडक्शन से एक्चुअली प्रूव कर सकते हैं कि ये हमेशा कम होगा n फैक्टोरियल से, कभी ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि क्रॉस बार ज़्यादा वर्सेटाइल स्विच है, ज़्यादा मैपिंग्स को सपोर्ट करता है, ये नहीं करता है, इसलिए ब्लॉकिंग स्विच भी है, जबकि क्रॉस बार स्ट्रिक्टली नॉन ब्लॉकिंग स्विच है। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं। तो इसके आगे अब हम जानने की कोशिश करेंगे, इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर अब हम देखेंगे कि इसके कितने पॉसिबल पैटर्न्स या कितनी पॉसिबल टोपोलॉजी हो सकती हैं डेल्टा नेटवर्क के अंदर, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक हमने कॉन्सेप्ट हमने निकाल लिया है, अब उससे हम देखेंगे कितनी टोटल पॉसिबल टोपोलॉजीज हो सकती हैं। और इन जनरल अभी हमने 2 बाई 2 से बनाया है कि हम a बाई b से
भी डेल्टा नेटवर्क बना सकते हैं। ए बाई बी के बेसिक स्विचेस से ए की पावर एन और बी की पावर एन किस टाइप के स्विच को हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और उसमें हमें कितने ए बाई बी के स्विच चाहिए होंगे, इनको भी लिखने की कोशिश करेंगे। जब ए की वैल्यू बी के बराबर होगी तब क्या होगा, यहाँ पे हमने 8/8 का दिया है, ज़रूरी नहीं कि हम इसको 8/8 का यूज़ करें, हम इसको 3/7 9/3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 8/27 का स्विच भी बना सकते हैं, 27/8 का भी बना सकते हैं, और उसमें एक डिफरेंट टैग को यूज़ किया जाएगा जो कि फर्दर स्विचिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये सब ब्लॉकिंग नेटवर्क हैं। इसके बारे में इसको कैसे बड़ा किया जाए, इसको और क्या पॉसिबिलिटीज़ को अगले लेक्चर में देखेंगे।